अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा खबर। आपको बताएं कि पाकिस्तान में एक भारतीय खातून आई जिनकी ज़बरदस्ती शादी कराई गई, ये उनका कहना है। और भारतीय शहरी डॉक्टर उज़्मा ने यह दावा किया है कि मुझे हिरासा किया गया और ज्यादती का निशाना बनाया गया है, मुझसे जो सफरी दस्तावेजात हैं वो भी छीन ली गई हैं। और ये मामला उन्होंने इस्लामाबाद की मजिस्ट्रेट अदालत में 506 ज़ाब्ता फौजदारी की दरख्वास्त भी दायर की है, जिसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि मुझसे ज़बरदस्ती शादी की गई। जिस लड़के से उन्होंने शादी की है, जिस मर्द से उन्होंने शादी की, उसका नाम ताहिर है और उन्होंने उसके ऊपर इल्जाम लगाया है कि उसके 4 बच्चे भी हैं और जो कि मुख्तलिफ जबान में गुफ्तगू कर रहे थे। और उसने ये बताया कि मुझे पहले से नहीं बताया गया था कि वो शादीशुदा शख्स है। इन दोनों की मुलाकात जो है वो मलेशिया के अंदर हुई थी और एक दूसरे से मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, जिसके बाद 1 मई को वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान ये खातून पहुंची और 3 मई को दोनों ने निकाह कर लिया, शादी के बंधन में बंध गए। जिसके बाद इन्होंने इल्जाम लगाया कि मुझसे ज्यादती की गई है और मुझे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। इस मामले को अदालत में भी ले जाया गया है और अभी वो भारतीय हाई कमीशन में पनाह ली हुई है, जिसकी तस्दीक वहां पर भारतीय हाई कमीशन में मौजूद सिक्योरिटी ऑफिसर हैं बालकृष्ण, उन्होंने तस्दीक कर दी है कि उज़्मा इस वक्त हाई कमीशन की इमारत में ही मौजूद है और उन्होंने वहां पर पनाह ली हुई है। ये मामला क्या है, तमाम तरीन क्या सिलसिला है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते चलूं। सलमान आबिद साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। साथ साथ ब्रिगेडियर साहब भी हमारे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने भी आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सलमान साहब, मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहती हूँ। हमने देखा कि ये मामला जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर खातून ने निकाह किया है 3 मई को, तो उसके दस्तावेजात अगर दिखा दिए जाए तो मामला बहुत सीधा और सहल हो जाएगा। जिस तरह के वो इल्जामात लगा रही हैं कि मुझे पता नहीं था और मुझे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है, मुझसे ज्यादती भी की गई है और वो ताहिर के बारे में जानती भी नहीं थी, उनका ये कहना है। लेकिन हम वो व्हाट्सएप कन्वर्जेशन के स्क्रीन शॉट्स भी आपको दिखाएंगे अपने नाज़रीन को, जिसमें दोनों के दरमियान ये कन्वर्जेशन हुई है और ताहिर का ये कहना है कि डॉक्टर उज़्मा को तमाम चीजों के बारे में मैंने आगाह किया था। तो आपको ये मामला क्या लगता है? देखिए ना, बुनियादी तौर पर तो एक निजी मामला है, लेकिन इस निजी मामले के अंदर भी बहुत सी चीज़ें, ऐसा नहीं होता कि आप शादी करने जा रहे हैं और आप इतने मासूम हो कि आपको चीज़ों के बारे में पता ना हो। और ये अमूमी तौर पर जब इस तरह की शादियाँ होती हैं तो औरत भी अपनी तरफ से तमाम इन्वेस्टिगेट करती है और बंदा भी जो है वो अपनी तरफ से तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है। और जैसे ताहिर ने कहा कि उसने बहुत सी चीज़ें पहले उनको बताई हुई थी, लेकिन मसला ये है कि ये इब्तदाई बयान उस लड़की का कुछ और था। वहाँ तो इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं आई, जितना बयान उसका बदला है ये जो भारतीय कमिश्नर की कस्टडी में गई हैं वहाँ पे सफारतखाने में, उसके बाद आपने देखा कि उनके मौक़िफ़ में तब्दीली आई है। अब मसला ये है कि देखिए, बात यह है कि एक निजी मामले के ऊपर जब इस तरह की एम्बेसीज जो हैं वो अपने अंदर इन्वॉल्व होंगी, इंगेज होंगी और फिर वो इस तरह की बयानबाजी उसको, उस मामले को पोलिटिसाइज करेंगी, तो फिर उसके अंदर से तो पॉलिटिक्स निकलेगी। अब सवाल ये है कि अब होना ये चाहिए था कि वो निकाहनामा जो है, जैसे आपने कहा, वो दिखा दिया जाता और देखा जाता कि दोनों के दस्तखत उस पर मौजूद हैं, किन शराइत पे निकाह हुआ है, और जैसे आपने कहा कि व्हाट्सएप की कालें मौजूद हैं, उनका राब्ते हुए होंगे। ये तमाम चीज़ें डिटेलिंग आज की जदीद दुनिया में हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब सवाल यह कि उन तमाम चीज़ों को सामलाने की बजाय अगर हम बैठ के ब्लेम गेम करना चाहते हैं तो वो तो हमें नजर आ रहा है उसका नतीजा क्या निकल रहा है। और फिर एक टाइमिंग देखिए कि इंपॉर्टेंट टाइमिंग क्या है। टाइमिंग यह है कि इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक डेफिसिट है और दोनों तरफ एक बदतमादी पाई जाती है और ख़ासतौर पर हिंदुस्तान का रवैया जो है वो इस वक्त एक काफ़ी एग्रेशन के साथ है। तो ऐसे मौके पे हिंदुस्तान चाहेगा कि कोई भी मामूली वाकया जो है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए और तासुर ये दिया जाए कि पाकिस्तान ज्यादती कर रहा है या पाकिस्तान में रहने वाले लोग ज्यादती कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि इस सारे मामले में हो सकता है कि उस औरत का मौक़िफ़ दुरुस्त हो, मैं उसको गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि जो भी मौक़िफ़ है उसके अंदर से सियासत को निकाला जा रहा है और सियासी चीज़ों को निकाल कर उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। बिल्कुल, अब सियासत को निकाला जा रहा है तो वजह समझ में नहीं आ रही ना ब्रिगेडियर साहब। चीजें इतनी सिंप्लीफाइड हैं, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन अगर हम उनकी देखें तो जिस तरह से ताहिर अली ने भी ये दावा किया कि उसे तमाम चीजों के बारे में मैंने पहले से आगाही दी थी, और जिस तरह सलमान आबिद साहब ने भी इशारा किया कि जिस तरह अभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात हैं उसमें हर चीज को बहुत ज्यादा उछाला भी जा रहा है और प्रोपेगेट भी किया जा रहा है। तो जो भारतीय हाई कमिश्नर या भारतीय एम्बेसीज की अगर हम बात करें या ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ये तो एक निजी मामला है, इसमें इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी उनकी दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक पर्सनल मैटर है या वाकई इसको इस तरीके से हाईलाइट होना चाहिए और इस पर गुफ्तशुनीद होनी चाहिए वहाँ एम्बेसीज के थ्रू भी, हाई कमीशन के थ्रू भी? असल में दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट है जो आपने बयान किया जिसका ताल्लुक शादी से है और वो शादी प्रॉपर तरीके से हुई है, निकाहनामा मौजूद है। दूसरा एस्पेक्ट है कि वो भारतीय खातून है और पाकिस्तान के अंदर आके उन्होंने शादी की है।
अब पाकिस्तान आने का ट्रैवलिंग जो है वो उनकी अपनी ज़ाती मर्जी पे हुई है, उसमें ना पाकिस्तान की एम्बेसी का कोई इंटरफेरेंस है ना भारत की एम्बेसी की कोई इंटरफेरेंस है। नेचुरली पाकिस्तान एम्बेसी में उन्हें अप्लाई किया होगा, अगर दरख्वास्त दी होगी तो उनका वीज़ा लगा। और इससे पहले अगर आप देखें तो बेतहाशा दफ़ा ऐसी चीज़ें हुई हैं कि पाकिस्तान से बहुत सारी औरतें गई जिनकी इंडिया में शादी हुई थी, यहाँ या वहाँ से यहाँ शादी होकर आई थी और वो वापस गई तो उनको डिटेन कर लिया गया, उनको वापसी का वीज़ा नहीं दिया गया। और रिसेंटली अभी आपने देखा कि बच्चे गए थे पाकिस्तान के स्कूलों के जिनको बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी रीज़न के वापस कर दिया गया, जो इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको कवर किया और उसके ऊपर भारत की बहुत हर्जा सराई भी हुई। अब भारत का जो रवैया है वो तो चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो निजी ताल्लुकात हों, उनकी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से ऐसे इशू को रेस किया जाए जिसके ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई दाग जो है वो लगा दिया जाए। चूँकि ये औरत का मामला है और दुनिया में इस किस्म के मामलात को न सिर्फ ये कि अपना निजी आज़ादी में लिया जाता है बल्कि एक तरह से मुल्क के कवानीन के तहत भी लिया जाता है। और जैसे पाकिस्तान में, हालांकि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और भारत में सिर्फ जो रेप की जो है वो स्टैटिस्टिक्स निकालें तो आप हैरान होंगे कि भारत में वो कहते हैं हर मिनट में एक रेप हो रहा होता है। और आपने पिछले दिनों में देखा कि बस की छत पे कुछ लोगों ने औरतों के साथ क्या किया, टूरिस्ट के साथ क्या किया। तो भारत में टूरिस्ट के साथ हैंडल करने का, और आजकल खास तौर पे जब से सेफ्रॉन टेररिज्म ने जन्म लिया है और हिंदुत्व में जन्म लिया है और वहाँ पे जो एक योगी टाइप चीफ मिनिस्टर आया और नरेंद्र मोदी जैसा दहशतगर्द भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर, वहाँ कल्चर ही चेंज हो गया है। वहाँ कल्चर जो है वो सिर्फ ये मुस्लिम नहीं, वो एंटी माइनॉरिटी हो गया, उसमें मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन। अब जहाँ पे ये साइकी एग्जिस्ट कर रही हो, ये साइकी ट्रांसफर होंगी भारत एम्बेसी में भी। और उन्होंने जिस औरत को रखा, अगर वो औरत गई, आप बताइए शादी बगैर हाँ किए हो सकती है? उसका ये कहना कि मुझे धोखा, अगर धोखा दिया गया तो आप चल के, तो ये 100% एक निजी मामला है ब्रिगेडियर साहब जी। मैंने कहा 100% एक ये निजी मामला है। निकानामा मौजूद। सलमान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। सलमान साहब आप कमेंट कीजिएगा, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अगर उस लड़की के साथ धोखा भी हुआ है तो फिर ये तो एक इनफरादी फेल हुआ ना। इसमें रियासत कहां से आ गई, इसमें हुकूमत कहां से आ गई, इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया? मैं एक अमल करता हूं तो मैं अगर चीजों को इन्वेस्टिगेट किए बगैर जज्बात में आके कोई फैसला करता हूं तो ये मेरी गलती है। अगर उस लड़की ने तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट किए बगैर एक निकाह कर लिया तो इस लड़की का अपना फॉल्ट भी तो है। लेकिन दूसरी बात यह है कि देखिए, बात में जो पहले कह रहा था, मसला ये है कि जब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है सलमान साहब, जो उज़्मा का मौकिफ है वो ये भी आया कि शायद उनसे जबरदस्ती सिग्नेचर्स कराए गए। तो अगर जबरदस्ती सिग्नेचर्स कराए गए तो भाई वो खातून वाघा बॉर्डर से यहाँ कैसे वही तो मैं कह रहा हूँ, जब आपने बात की कैसे किया, ये सब जबरदस्ती कैसे हुआ? ब्रिगेडियर साहब ने भी जो बात की कि वो लड़की जो है, वो खातून जो है वो हिंदुस्तान से चल के पाकिस्तान आई है, वो अपनी रजामंदी के साथ आ गई ना, उसमें कुछ जबर तो नहीं हो सकता। और जब वो पाकिस्तान आई है, निकाह उसने किया हुआ है, उसके तमाम मैसेजेस उसके पास हैं, वो कह रहा है, तो इसका मतलब है लड़की की मर्जी तो शामिल थी। और अगर लड़की की मर्जी शामिल थी और यहाँ पर आकर उसे कुछ इंफॉर्मेशन गलत हुई है, उसको कुछ गलत बात में मालूम हुई है, तो फिर उसके साथ जबरन निकाह तो नहीं हो सकता और जबर की बुनियाद पर तो निकाह नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि निकाह उसने अपनी मर्जी से किया है। अब जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, ये हिंदुस्तान का एक पुराना वतीरा है कि वो इस तरह की चीजों को उछालकर एक ज्यादा पॉलिटिक्स करने की कोशिश करता है और ब्लेम गेम में जाना चाहता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक इनफरादी फेल है दो लोगों का, उसमें किससे गलती हुई और किससे गलती नहीं हुई इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होगी ना। लेकिन अगर आप इसको रियासती उमूर के साथ डील करेंगे और उसमें सफारत खाने एक दूसरे के साथ आ जाएंगे और जो भी शिकायत उसने वहां पे दर्ज की है उसको एक प्रॉपर कानूनी तरीके से डील किया जाए और जो यहाँ पे लड़का है उसके साथ भी कानूनी तरीके से डील किया जाए। लेकिन इस मामले को जिस तरह से हिंदुस्तान उछाल रहा है, लग ये रहा है जैसे शायद उस लड़के के पीछे पाकिस्तान की रियासत खड़ी हुई है, पाकिस्तान की हुकूमत खड़ी हुई है। वो कैसे आगे बात हो सकती है? बेहतर तरीके से निजी तौर पर हल हो सकता था सलमान साहब, लेकिन ब्रिगेडियर साहब हमने देखा कि भारतीय हाई कमीशन तक ये वाकया पहुंच चुका है और इस केस को ले जाया जा चुका है, वहां पर उस खातून को पनाह भी दे दी गई है। तो आपके नजदीक अब सॉल्यूशन क्या है, हो क्या सकता है दोनों जानिब से, और अब आगे आपको क्या होता दिखाई देगा इस केस में, मतलब करना क्या चाहिए अब? उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता जिस वक्त दोनों फरीक आपस में एक दूसरे के सामने बैठ के रजामंद ना हो। वो मुसलमान खातून है, अब उसे डिमांड करनी पड़ेगी या वो खुला लेगी या ताहिर उसको तलाक देगा। अब तलाक देने का मामला भी नजी है और खुला लेने का मामला भी नजी है। भारत हाई कमिश्नर तो आगे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को, इंटीरियर मिनिस्टर को नहीं कहेगा कि मैं खुला लेता हूँ जी ताहिर से। मतलब आपको लड़की को लेके आना पड़ेगा ना,
100% निजी मामला है। वो लड़की चल के आई है, इतनी मासूम तो आजकल दुनिया में कोई भी लड़की नहीं है कि वो भारत से चल के यहाँ आ जाए, उसको पता ना हो कि वो मेला देखने आई थी यहाँ पे, या कोई एक्सपो देखने आई थी, या कोई एम्पोरियम देखने आई थी। उससे पूछा तो जाए ना कि आई किस लिए थी। अगर वो शादी करने आई थी तो उसका लीगल राइट था। अब बात यह है कि दोनों के दरमियान या वो उसकी बीवी बन के रहेगी या वो उससे खुला ले ली, या ताहिर उसको तलाक दे देगा। ताहिर ने भी इंडिविजुअल लेवल पे शादी की, उसने भी इंडिविजुअल लेवल, तो अब पता कर लिया जाए, और अगर वो खुला लेती है, तलाक देता है, एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए, वापस अपने मुल्क में चली जाए, मामला सेटल हो जाए। लेकिन भारत तो आपको पता है ना, बुनियादी तौर पर दहशतगर्द मुल्क है। उनके दहशतगर्दी तो उनके जहन में बड़ी खन्नास भरा हुआ है, दहशतगर्दी का भारत के हर ऑफिशियल के जहन में। और यही चीज़ भारत की एम्बेसी में जहाँ पे ज़्यादातर रॉ के अफसर पोस्टेड होते हैं, उनके जहन में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो चाहेंगे कि इस चीज को एक्सप्लॉइट करें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्टेटमेंट दे। और एम्बेसीज की इन्वॉल्वमेंट ने इस मामले को मजीद कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि भारतीय हाई कमीशन ने इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो शो की है। खैर, भारत ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर भी मजीद बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मिलिट्री हुकाम ने फ्लैग मीटिंग के दौरान मुश्तरका जियोलॉजिकल सर्वे के बाद जोग्राफियाई हुदूद के कयाम और उनके तयन पर इत्तेफाक कर लिया है। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, तज्ज़िया और तबसरे शामिल करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। दाखिला चौधरी निसार की मुलाकात हुई है, जिसमें सिक्योरिटी लीक्स रिपोर्ट की रोशनी में हतमी नोटिफिकेशन के इजरा पर मुशावरत की गई है। इस मुलाकात में रिपोर्ट के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी बातचीत हुई। मजीद अपने नुमाइंदे इरफान मलिक से जानेंगे। इरफान मलिक, अपडेट कीजिएगा, क्या मालूमात है आपके पास इस मुलाकात के बारे? देखिए चंद रोज में एक ही इशू पर होने वाली चौथी अहम तरीन मुलाकात है, जो कि वजीर दाखिला चौधरी निसार ने वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ की है। और इसमें सिक्योरिटी लीक्स रिपोर्ट की रोशनी में जो एक नोटिफिकेशन का मामला है उस पर बातचीत हुई है। नोटिफिकेशन का हतमी मतन क्या होगा उस हवाले से मुशावरत की है वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ चौधरी निसार अली खान ने। और दोनों रहनुमाओं में ये इत्तेफाक हुआ है कि जल्द अज जल्द इस सिलसिले में हतमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले भी चौधरी निसार अली खान ने 3 मुलाकातें की थी, जिनमें इस इशू को डिस्कस किया गया था। और अब आज ये चौथी मुलाकात हुई है, जिसमें पानामा लीक्स रिपोर्ट की रोशनी में नोटिफिकेशन के इजरा पर बातचीत की गई है। जी शुक्रिया इरफान मलिक, आपने अपडेट किया। किसी से ना डरूं।
स्लीपिंग पिल दी है मुझे और मैं रास्ते में सो गई, मुझे नहीं पता कि वो मुझको कहाँ ले जा रहा है। उसने गन पॉइंट पर मुझसे निकाहनामे पे साइन करवाया है। मैंने जो बयान दी है ओके, वो मैंने उसको ज़बरदस्ती से शादी की है या जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है ये सब झूठ है। मेरे पास सबूतें भी है, गवाह भी है। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। ताहिर अली ने भी अपना मौकिफ दिया और उज़मा ने भी अपना मौकिफ दिया। उज़मा ने कहा कि मुझसे गन पॉइंट पर साइंस कराए गए, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है फिर उज़मा वाघा बॉर्डर के रास्ते से पाकिस्तान कैसे पहुंच गई। और ताहिर ये कहता है कि मैंने जबरदस्ती नहीं की, मैंने तमाम चीजें व्हाट्सएप के थ्रू भी उन्होंने स्क्रीनशॉट जो थे वो मीडिया को दिखाए कि मुझसे बातचीत हुई है, मैंने तमाम चीजों के बारे में आगाह कर दिया था। मामला क्या है, रोजीना अली हमारी नुमाइंदा हमें इस बारे में अपडेट करती रही है 24 न्यूज पर, उनसे बात करते हैं। रोजीना बताइएगा ताहिर इस बारे में क्या कहता है, उज़मा का क्या वर्जन है और अभी जो अहम तफ्तीश के बाद या गुफ्तगू के बाद क्या चीज सामने आ सकी अब तक। जी देखिए, बिल्कुल तमाम तर जो मामला सामने आए हैं उसमें ताहिर अली का तो यही कहना है कि किसी भी तरह से जो गन पॉइंट की बात की जा रही है, गन पॉइंट पर बिल्कुल भी निकाह नहीं हुआ है। इसमें उज़मा की रजामंदी शामिल थी, उज़मा के साथ तमाम तर मामला तय पाए गए थे। उन दोनों की दोस्ती हुई थी मलेशिया में, जिसके बाद उज़मा वाघा बॉर्डर के जरिए जो है वो पाकिस्तान पहुंची हैं और पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनकी रजामंदी के बाद ही ये मामला तय पाया, उनका निकाह हुआ। और उनका ये भी कहना था कि मौलवी भी वहां पर मौजूद थे, उनसे पूछा जा सकता है, दो और गवाह जो चार मौजूद थे उनसे पूछा जा सकता है। ताहम अब जो है उज़मा के जो बयानात सामने आ रहे हैं, उनका ये कहना कि गन पॉइंट पर निकाह हुआ है, इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। ताहिर अली ने कहा कि उनके पास वीडियो मौजूद है और जैसे कि वीडियो अभी चल भी रही है उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से बाहमी रजामंदी से एक निकाहनामा जो है वो तय पाया है। और फिर ताहिर अली ने यह भी कहा कि जो उसके अलावा जो उज़मा ने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं कि जी ताहिर अली ने धमकाया भी था, डराया भी था, ज़ोर ज़बरदस्ती करके ये निकाह हुआ है। और उसके अलावा उज़मा ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि 4 बच्चे और जो पहली बीवी है उसके मुतल्लिक छुपाया गया। तो ताहिर अली ने इस बात की भी तरदीद कर दी, उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि इन बातों में भी कोई सदाकत नहीं है। उनके पास वो चिट चैट जो व्हाट्सएप पर जो उनकी बातचीत होती रही है वो भी उनके पास सबूत मौजूद है और वो भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है कि उज़मा भी जो है वो ताहिर अली को मना कर रही हैं कि अगर उनके भाई का राब्ता होता है तो वो उन्हें किसी भी तरह से ये ना बताएं कि उनके 4 बच्चे और बीवी जो है वो पहले से मौजूद है। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। रोजीना अली हमारे साथ मौजूद थी। कर दिया गया है ताहिर की जानिब से कि मैंने कोई चीज छुपाई नहीं थी और ना ही जबरदस्ती, जैसे कि उज़मा ने मौके इख्तियार किया कि मुझे गन पॉइंट पे बुलाकर निकाह कर लिया गया है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, और जिसकी बात की नफी ताहिर अली ने भी की है। बहुत शुक्रिया रोजीना, हमें अपडेट करनी। अपनी अगली स्टोरी की जाने बढ़ते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मिलिट्री हुकाम ने फ्लैग मीटिंग के दौरान मुश्तरका जियोलॉजिकल सर्वे के बाद जोग्राफियाई हुदूद की तयन पर इत्तेफाक किया है और इस सर्वे को मुकम्मल होने में 2 से 3 रोज लगेंगे और जियोलॉजिकल टीमें पाक अफगान हुकाम के हमरा कली लुकमान और कली जहांगीर समेत जीरो लाइन के मुख्तलिफ मकामात का भी सर्वे करेंगी और इसके लिए दोनों ममालिक को जियोलॉजिकल जो टीम्स हैं वो दीगर नक्शों से भी मदद लेंगी, गूगल से भी मदद ली जाएगी और मुश्तरका ये सर्वे किया जा रहा है। और सिक्योरिटी हुकाम ये कहते हैं कि इस सर्वे के बाद हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा कि हुदूद जो है वो कहां से कहां तक तयन किया जाए और जो बॉर्डर है उसे कहां से कहां तक तामीर किया जाए। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेना चाहते हैं कि आप बताइए कि जो मामला रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान और अफगानिस्तान फोर्सेस की जारियत के बाद हालात मजीद कशीदा हो गए, तो अब आपको क्या लगता है कि सर्वे का मकसद क्या है? सर्वे के जरिए ये चीज जो हुदूद का तयन किया जाएगा और बॉर्डर बनाया जाएगा, दुरुस्त फैसला है, और अब आगे क्या होगा ब्रिगेडियर साहब? देखिए, जहाँ तक तो ताल्लुक़ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ड्यूरन लाइन है, कोई 2430 किलोमीटर की जो ड्यूरन लाइन है, वो अभी पिछले दिनों वो चूँकि एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, बुनियादी तौर पे ये ड्यूरन और अब्दुल रहमान ख़ान के दरमियान ये ट्रीटी साइन हुई थी और वो आज तक जो है मुख्तलिफ़ ज़माने से जो मुख्तलिफ़ औक़ात में जो हुकूमतें आई वो उसको रेटिफ़ाई करती नहीं अफ़गानिस्तान के अंदर। अभी रिसेंटली वहाँ नेशनल कांग्रेस पार्टी के एक अफ़गानिस्तान के हेड है रतीफ़ पौदामार, उन्होंने कहा कि जी ड्यूरन लाइन जो है वो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बॉर्डर है और हामिद करज़ई जो है वो उस पर खामखा शोर मचा रहा है ताकि वो अफ़गानिस्तान के अवाम की जो है वो फेवर हासिल कर सके। उसके बाद अब्दुल्ला ने कहा कि ड्यूरन लाइन इज़ नॉट एन इमेजिनरी लाइन, इट्स एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बॉर्डर। पाकिस्तान और वफ्द ने जब विज़िट किया था
यूएस के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे फॉर अमेरिका के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मार्क क्रॉसमैन, उन्होंने कहा कि जी ड्यूरिंग लाइन इंटरनेशनल एक्सेप्टेड बॉर्डर, ये मुख्तलिफ औकात में तस्लीम होगी, इसकी कोई डिस्प्यूटेड हद है नहीं सिवाय उन नेगेटिव एलिमेंट्स के जो अफगानिस्तान, जो इंडिया की शय पर, क्योंकि इंडिया में एक दहशतगर्द प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है और वो वहाँ पे बैठा हुआ लोगों को गाइड कर रहा है, उसकी शय पे ये बातें करते रहते हैं। ये तो है इंटरनेशनल बॉर्डर की बात। अब जो आप जिस चीज़ का जिक्र कर रही हैं, आप उन 4 विलेजेस का जिक्र कर रही हैं, 3-4 विलेजेस का, जो अफगानिस्तान में चमन के बॉर्डर के ऊपर जहाँ ये फायरिंग हुई है, किली जहांगीर वगैरह, वहाँ पे जो कुछ इशू हुआ है, उस इशू के अंदर ये कहा गया कि जी पाकिस्तान की जो टीमें थी वो अफगानिस्तान के लोगों को या अफगानिस्तान के अंदर काम कर रही थी। जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है, और आज से 25-30 साल पहले जब मैंने चमन का विज़िट किया था, या उससे पहले भी हम चमन में रहे, तो जितना बाबे दोस्ती से ऊपर जब आप जाते हैं और चमन बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे एक उस ज़माने में एक ट्रेंच, एक खंदक खोदी हुई होती थी जो दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर को डिमार्केट कर देती थी। और इसी तरह जो ये किली जहांगीर और जो विलेजेस है ना, ये अक्रॉस स्प्रेड करते हैं अफगानिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। तो इन विलेजेस के अंदर भी डिमार्केशन हुई थी। हाँ, वो डिमार्केशन जो है वो उसके ऊपर कंटेस्टेंट होते रहते थे, मुख्तलिफ वक्त मिलते रहते थे, लेकिन इससे पहले कभी उसके ऊपर फायरिंग का वाकया नहीं हुआ। अब सोचने की जरूरत यह है कि इस वक्त ये फायरिंग का वाकया क्यों हुआ है। तो ये फायरिंग का जो बुनियादी वाकया है, अफगानिस्तान के अंदर एक 52 लोगों का इंडियन डिफेंस डेलीगेशन आया था, आज से कोई 2 महीने पहले की बात है, और उन्होंने वो डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, वो अब अफगान आर्मी की और अफगान पुलिस की एडवाइस के लिए फॉरवर्ड बेसिस पे मौजूद है। यानी उन्होंने अपनी लोकेशन जो है वो बॉर्डर के साथ साथ जो अफगान पुलिस की यूनिटें हैं, अफगान आर्मी, उनके साथ वहाँ पे वो एडवाइजर, और उन्होंने कहा कि जी हम आपको गाइड करेंगे कि आपने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के ऊपर किस तरह मामला करने हैं। तो एक तरफ से तो आपको पता है इंडिया LOC पे फायर करता है, और इंडिया जब भी LOC पे फायर करता है वो अब पाकिस्तान की पोस्टों पे नहीं, वो सिविल आबादी पे फायर करता है। पाकिस्तान जब फायर बैक करता है, चाहे रेंजर्स या वो इंडिया की डिफेंसिव लोकेशंस पे फायर करते हैं, वो सिविलियन आबादी पे फायर। अब ये जो फायर हुआ ये भी सिविलियन आबादी पे हुआ। तो आप इसके अंदर जो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ माइंड है वो ये नजर आता है कि ये तमाम कुछ इंडियन एडवाइस के ऊपर, इंडिया के जो डेलीगेशन जो वहाँ पे डिफेंस फोर्स के ऑफिसर बैठे उनके, और एक जानबूझ के एक टेंशन क्रिएट करने के लिए और सरहद को हॉट करने की, तो पाकिस्तान को दोनों साइड से प्रेशराइज किया जाए। तो ये मामला लाइटली लिया नहीं जा सकता। सलमान साहब, बिल्कुल लाइट नहीं लिया जा सकता और इसे लाइट लेना भी नहीं चाहिए। सलमान साहब, आपके नजदीक अब ये जो सर्वे किया जा रहा है, 2 से 3 रोज इसमें लगेंगे, सर्वे मुकम्मल होता है तो किस तरह के नतीजे आने की तवक्को है? आया बॉर्डर तामीर किया जाता है, हुदूद की तयन होती है, क्या फैसला किया जाएगा, और फिर इसका फायदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को होगा या पाकिस्तान का ही सिर्फ फायदा होगा? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगर ताल्लुकात बेहतर होंगे तो वो बातचीत के जरिए और एक अंडरस्टैंडिंग के जरिए हल हो सकते हैं। इसलिए सर्वे का होना अच्छी बात है, अच्छी अलामत है। लेकिन मसला यह है कि अभी देखिए, चंद दिन पहले सरदार याद सादिक साहब जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, उनकी क़यादत में एक पार्लिमानी वफद जो है काबुल गया था, और वहाँ पर इत्तफाक हुआ कि हमें तमाम मामलात पे जितने भी डिस्प्यूट्स इशूज़ हैं उसके ऊपर बातचीत के साथ आगे बढ़ाएंगे। फिर एक अफगान अफवाज के दरमियान और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान भी सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू हुई, उसमें भी ये बुनियादी बात तय की गई थी। लेकिन फिर आने के बाद अशरफ गनी साहब ने बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दे दिया था और उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो फिर आप देखिए ना, जब तक वो तमाम जो दहशतगर्द है वो हमारे हवाले नहीं करता। ये अशरफ गनी साहब का स्टेटमेंट। आप सही कह रही है। इसका मतलब है आपसे बातचीत नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ जो है पार्लिमानी वफद वहां से आकर यहाँ पर कह रहा था वो झूठ था, या जो उनको वहां पर उन्होंने तसल्लियां दी थी वो भी बुनियादी तौर पे गलत है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि इस वक्त इंडिया की झोली में गिरा हुआ है, और जो इंडिया जिस तरह से ऑपरेट करना चाहता है वही होगा। अब देखिए ना, जो बात अभी आप कह रही हैं कि बातचीत के जरिए मसले हल करने की यकीन दहानी कराई गई, लेकिन चंद दिन के बाद हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, और जो अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका जो नेक्सिस है, उसने फिर यहाँ पर चमन के ऊपर जो फायरिंग की है, उससे आपको लगता है कि कुछ लोग हैं अफगानिस्तान के अंदर और भारत के अंदर जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को गैर मुस्तकम किया जाए, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात ठीक ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सर्वे के नताइज भी आ जाएंगे, लेकिन जो बुनियादी मसला है कि जब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग आपस में एतमाद साझी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, मसला हल नहीं होगा। देखिए ना, बात यह है, अफगानिस्तान में कुछ दहशतगर्दी होती है, इल्जाम फौरी तौर पर लग जाता है कि पाकिस्तान कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ने जिन दहशतगर्दों की फहरिस्तें हवाले की हैं वो हवाले करने, वो उन मुजरिमों को यहाँ देने के लिए तैयार नहीं है, और हर चीज़ जो है
वो वहां पर बैठ के जो दिल्ली का जो उनका ऑपरेटिंग सेल है आईएसआई का, वो बैठ के सारे सिस्टम को चलाता है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की इस वक्त टोटल डिपेंडेंसी हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छा, ठीक नहीं होंगे तो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है इस खित्ते के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए। डिपेंडेंट हो रहा है इंडिया के ऊपर और इंडियन इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है अफगानिस्तान के अंदर, तो ब्रिगेडियर साहब इस सर्वे के आप समझते हैं कि जो खातिर खा नताइज हैं वो उस तरीके से आ सकेंगे या न्यूट्रल नताइज अगर मैं कहूं तो वो आ सकेंगे? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी सवाल का जवाब ब्रिगेडियर साहब से लेंगे। हमारे
खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे और मैंने सवाल छोड़ा था ब्रिगेडियर साहब के लिए, जानना चाहूंगी ब्रिगेडियर साहब कि अब ये जो सर्वे आएगा, हम बात कर रहे थे भारतीय इन्वॉल्वमेंट की जो कि अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान अब डिपेंडेंट है भारत के साथ जिस तरह से उनके ताल्लुकात हैं, तो क्या अब ये जो सर्वे होगा इसके न्यूट्रल रिजल्ट हमारे पास आएंगे और जो खातिर खा नताइज आने चाहिए वो आते आपको दिखाई दे रहे हैं क्या ब्रिगेडियर साहब? बात यह है कि जहाँ तक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुस्तकबिल की रिलेशनशिप का ताल्लुक़ है, उसमें अगर कोई ये सोचता है कि रिलेशनशिप बग़ैर टर्बुलेंसी के किसी पीसफुल ज़राए पे या पीसफुल माहौल में रह सकती है, तो आई डोंट थिंक सो दिस विल हैपन। क्योंकि यहाँ सिर्फ अमेरिकन, यहाँ सिर्फ इंडियंस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ी अमेरिकन डायरेक्शंस भी है। फिर आपको पता है रशिया भी बैठा हुआ है और आजकल चाइना भी है। जब सिचुएशन चेंज हो रही है तो अमेरिका भी चाहता है कि खित्ता थोड़ा सा अनस्टेबल रहे, अफगानिस्तान अनस्टेबल रहे, पाकिस्तान अनस्टेबल रहे। क्योंकि आपने देखा अभी बातें हो रही हैं अमेरिकन की तरफ के अफगानिस्तान में एडिशनल फोर्सेस भेजने की। तो जो उन्होंने इतने बड़े बड़े बेसेस बनाए हैं जिनका बुनियादी मकसद जो है वो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की जो दौलत है तेल की और गैस की, उस पर नज़र रखना है और फिर आने वाले दिनों में जो माहौल बन रहा है उसको चेक करना है। अब उसके लिए वो एडिशनल ट्रुप्स भेजेंगे तो उनको चाहिए कि एडिशनल ट्रुप्स के लिए अमेरिकन पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे जो ये है खित्ता अनस्टेबल रहे, अफगानिस्तान अनस्टेबल रहे, ताकि ये लॉजिक पैदा हो कि चूँकि अफगानिस्तान में तालिबान का स्प्रिंग ऑफेंसिव शुरू होने वाला है तो हमें एडिशनल फोर्सेस की जरूरत है। दूसरा, इंडिया इन्वॉल्वमेंट मैंने आपको बता दी कि बहुत 95% तक इंडियन इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है, क्योंकि अब्दुल्ला अशरफ गनी, हामिद करजई ये सारे टाउट हैं इंडिया के, पैसे लेते हैं, अमेरिकन से डॉलर लेते हैं, इंडिया से पैसे लेते हैं। तो जहाँ तक तो एक टेंजिबल सोल्यूशन है वो तो मुझे मुस्तकबिल में होता नज़र नहीं आता। लेकिन चूँकि ये सर्वे बेस करता है एक लिमिटेड एरिया में और उसमें कोई इतना बड़ा डिस्प्यूट है नहीं, उसमें कोई इतनी बड़ी कंटेस्टी है ही नहीं, तो मुझे लगता है कि आपस में अगर ये जो बात करेंगे और उसको तो पुराने मैप्स के जरिए करेंगे, जियोलॉजिकल सर्वे करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टैंड आउट करेंगी। उसको पब्लिक में रखना चाहिए और अफगान गवर्नमेंट को उसको 1 मिनट के लिए चाहिए कि अफगान गवर्नमेंट अपना गला खोले और अपने गिरेबान में झांक के देखे कि वो क्या गलतियाँ। असल में बात ये हमेशा मैं आपको बताऊँ, अफगानिस्तान में जो लीडरशिप है ना, वो नहीं चाहती कि अफगानिस्तान में अमन आए, इसलिए कि अगर अफगानिस्तान में अमन आ जाता है तो जो अब्दुल्ला और ये हामिद करजई और ये इस किस्म के लोग जो सौदा बेचते हैं ना कि जी हम ही मतलब एक एनलाइटन मॉडरेशन में हम डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर सकते हैं, जो अमेरिकन को बेचते हैं, बाकी वो सौदा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे फिर ओरिजिनल लोग जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगी तो वो इन लोगों को घास नहीं डालेंगे। तो ये चाहते हैं और अफगानिस्तान में अमन आने वाले दिनों में आएगा भी नहीं। आप मेरी बात लिख लें, क्योंकि जब लीडरशिप नहीं चाहती, वो आवाम से सिंसियर नहीं है, डिवीजन है। वो बुचर ऑफ काबुल को आप ले आए हैं, वो बुचर ऑफ काबुल को क्यों लेके आए हैं? अब वो लेके इसलिए आए हैं कि तालिबान का जो ऑफेंसिव है उसको कंटेस्ट करें। उसने 50,000 बंदे तो पहले मारे हुए हैं हुकूमत यार। तो आप क्या समझती हैं इस किस्म के लोगों से इन्वॉल्वमेंट से अमन आ जाएगा अफगानिस्तान में? एक अहमक की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा, अब्दुल्ला जैसे के लोगों तो बन नहीं आता। तो ये चीजें रहेंगी। पाकिस्तान को एक फर्म स्टांस लेना है, हमारी लीडरशिप को एक फर्म स्टांस लेना है। उनकी जो लीडरशिप है वो चाहती ही नहीं है पॉलिटिकल लीडरशिप के अमन आए, और वो नहीं चाहती कि अमन आए करते हैं। सलमान साहब, बिल्कुल सलमान साहब, आपके नजदीक जो हमारी लीडरशिप है या हुकूमती सतह पर हमारी जानिब से जो इकदाम किए जाते हैं, बार बार मुज़ाकरात की दावत भी दी जाती है कि आइए इस मसले को हल करें, फिर हमारे नजदीक अफगान महाजरीन की जो पनाहें हैं, 30 लाख से ज्यादा अफगान महाजरीन यहाँ पर पनाह लिए हुए हैं, तो आप नहीं समझते कि इस मामले को बहुत पहले हल कर देना चाहिए था ताकि ये मसाइल बाद में और ज्यादा नहीं बढ़ते? हमारे पास तो ये जो 30 लाख अफगान महाजरीन है उनको अकोमोडेट करना भी एक मसला है, फिर उनका रोजगार भी, बहुत सारे मसाइल हमने भी उनको केटर किया है। तो अफगानिस्तान तो आज इस चीज को मान ही नहीं रहा, हमारा तो एहसानमंद होना चाहिए बजाय उसको, वो तो आज हमें आंखें दिखा रहा है। फिर देखिए ना, एक बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप पिछली दफा जरदारी साहब की थी, इस दफा नवाज शरीफ साहब की है, अफगानिस्तान के मामलात में उन्होंने वो दिलचस्पी नहीं ली जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेनी चाहिए थी। उन्होंने ये सारा मामला फौज के सुपुर्द करके अपने आप को बरी जमा कर लिया। एक पॉलिटिकल सपोर्ट जो चाहिए होती है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, वो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स नहीं दे सकी और वो अपनी जाती मफादात पर मबनी सियासत करती रही हैं।
अब मसला यह है कि आप जब फौज चीज़ों को लीड करेगी तो उसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, वो पॉलिटिकल सपोर्ट तो मिल नहीं रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मामले बहुत पहले हल हो सकते थे वो नहीं हो सके। देखिए ना, हम अभी तक अफगानिस्तान को, डॉक्टर अशरफ गनी के बारे में हमारा ख्याल था कि शायद वो प्रो पाकिस्तानी है। हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने उनको एंगेज करने के लिए कोई ऐसे स्टेप्स नहीं उठाए कि अशरफ गनी साहब आज पाकिस्तान के साथ होते और ये ना कह रहे होते कि वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो मसाइल हैं, हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के मसाइल हैं और जो हमारा सिविल मिलिट्री डेफिसिट है अबाउट इंडिया, अबाउट अफगानिस्तान, वो हमारे उसमें रुकावट बनता है आगे बढ़ने के कॉन्टेक्स्ट में। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमने जितनी निगोशिएशन की बात की है, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं या अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, मुझे बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है हिंदुस्तान भी उसको कमजोरी समझता है और अफगानिस्तान भी समझ रहा है कि वो पाकिस्तान कमजोर पोजीशन पे खड़ा है, इसलिए बार बार निगोशिएशन की बात कर रहा है। अगर एक मुल्क निगोशिएशन के लिए तैयार नहीं होगा तो आपको भी कहीं ना कहीं तो स्टांस लेना पड़ेगा अपना। और एक बात समझनी होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, ये अफगानिस्तान को रियलाइज करवानी है कि ये अफगानिस्तान की वजह से हो रही है। और अफगानिस्तान जब तक एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा, उसका इंटरनल क्राइसिस रिजॉल्व नहीं हो सकता। देखिए ना, अमेरिका ने 10-12 साल लगा के तालिबान को खत्म करने की कोशिश की, नहीं हो सके। उसके बाद तालिबान के साथ निगोशिएट करने की कोशिश की, उसमें कामयाब नहीं हुए। फिर गुड तालिबान बैड तालिबान की बात की, उसमें कामयाब नहीं हो सके। फिर अशरफ गनी और अब्दुल्ला का फार्मूला लेके आए, फिर कामयाब नहीं हो सके। और जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि अब हिकमत यार का कार्ड खेला जा रहा है, लेकिन ये इस कार्ड से फायदा नहीं होगा। असल मसला यह है कि अफगान अवाम का इत्तेमाद अफगान गवर्नमेंट हासिल करे, वो एक डेफिसिट है इस वक्त अफगानिस्तान के अपने अंदर। और वो क्या करते हैं कि अपनी सारी नाकामी का मलबा जो है अफगान हुकूमत, वो पाकिस्तान पे डालकर अफगानियों को ये रियलाइज कराने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे मसाइल की जड़ जो है वो पाकिस्तान है, हम नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है इस वक्त, वो अपने मामलात को रिजॉल्व करने में इस तरह से सिंसियर नहीं है जिस तरह से उसको होना चाहिए। मसाइल की जड़ पाकिस्तान है, तो फिर हम 30 लाख अफगान महाजिरीन को यहाँ पर पनाह किस लिए दिए हुए हैं? आज तक हम उन्हें वापस नहीं भेज सके। बार बार ये कहा जाता है कि उन्हें भेजेंगे, वापस बात भी होती है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब हम देखते हैं कि कोई खातिर खा फैसला तो नहीं आता। और फिर जो निगोशिएशंस की बात की है सलमान साहब ने, तो हम ये निगोशिएशंस क्यों करते हैं? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग नहीं है, पहले से हम स्टांस नहीं लेते, या किसी वाकये की मुंतजर रहते हैं, चाहे वो भारत का मामला हो चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो? ऐसा क्यों आखिर? देखिए, बात एक बहुत बड़ी है कि जैसे सलमान ने कहा ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इनिशिएटिव लेती है। वो इनिशिएटिव पॉलिटिकल भी होते हैं, वो गवर्नेंस के भी होते हैं, वो डिप्लोमेटिक भी होते हैं। आप चैनल्स बनाते हैं मुख्तलिफ तरीक़ाकार से। आज देखिए, आज अफ़गानिस्तान के अंदर कॉपर के दूसरे बड़े ज़खायर मौजूद हैं, लेड के ज़खायर मौजूद हैं। आपकी बैटरी बनती है ना अपना ये मोबाइल की, आने वाले दिनों में ये हर चीज़ को कंट्रोल करेगी। चाइना ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। और बल्कि लेड तो बहुत महंगा है, आप तो बड़ा बिजनेस कर सकते हैं लेड के थ्रू। तो चाइना ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है एमक माइंस में, वो वहाँ पे रेलवे लाइन भी डेवलप करना चाहता है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है। रशियंस जो हैं वो इंक्लिनेशन शो कर रहे हैं कि वो अफगान टर्माइल को जो है हल करना चाहते हैं। अमेरिकन उनको कंटेस्ट करते हैं। रशियंस अगर कोई डेलीगेशन कोई अपना कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं वो उसको डिनाई। तो समझने की बात है, स्टेट ऑफ डिनाइल में जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को समझना है कि कौन से लोग हैं जो अफगानिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं, कौन सी कुव्वतें हैं जो अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं चाहती। फिर बात यह है कि यहाँ पे एक ट्राईपार्टाइट समिट बना हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें पाकिस्तान है, अमेरिका है, अफगानिस्तान है, कोलेक्शन फोर्सेस के जनरल निकलसन है, पाकिस्तान की आर्मी है और अफगानिस्तान की आर्मी है। अब वो ट्राईपार्टाइट समिट जो है वो अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, के लिए माजरत, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से आपकी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि हम निगोशिएशंस करते हैं, कि हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग नहीं है और हमें अब क्या करना चाहिए इस मसले को लेकर। इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। ब्रिगेडियर साहब कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, सवाल मेरा ये था कि नेगोशिएशंस हम करते हैं बार बार, और जो फॉरेन पॉलिसी की अगर बात की जाती है तो हम क्या वाकयात के मुंतजर रहते हैं कि अगर LOC के ऊपर फायरिंग की जाएगी तो उसके बाद हम दोबारा से इस मामले को उठाएंगे, चाहे वो भारत हो चाहे वो अफगानिस्तान हो। ब्रिगेडियर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं कह रहा था कि ट्राईपार्टाइट समिट है जिसके ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान के प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली एंगेज होते हैं। उसके साथ साथ आपने देखा अमेरिकन ने अफगानिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की थी जिसका नाम था सिगार, और जो अफगानिस्तान की इंटरनल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट उसने करने थे। अब वो भी नाकाम हो गई। ट्राईपार्टाइट समिट के ऊपर आप जो बातचीत करते हैं वो जनरल निकलसन आपकी बात नहीं समझता, वो अफगानिस्तान को कन्वे नहीं होती। अफगानिस्तान जो वो चीज़ों पे अमल नहीं करना चाहता जो पाकिस्तान उनको मिलिटरली या उस तरह पॉइंट आउट करता है। अमेरिकन ने अफगानिस्तान की पुलिस फोर्स रेस की, आर्मी रेस की थी ना, अभी पिछले से 4-5 दिन पहले कोर हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है जो अफगानिस्तान के ही फौजियों ने किया है, और उसमें रिपोर्टेडली वो 140 कहते हैं, कुछ लोग 400 कहते हैं, लोग मार दिए। ये इंटरनल सिचुएशन है वहाँ की। अब जब आप ये चीज़ कन्वे करते हैं मिलिट्री फोरम पे या ट्राईपार्टाइट फोरम पे या मुख्तलिफ उसमें, वो इस चीज़ को मानते नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना वो अपने अंदर अपने गिरेबान में झांक के देखने की आदी नहीं है अफगान हुकूमत, जब वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाने की हद तक है। पाकिस्तान ने बेतहाशा इनिशिएटिव दिए, पाकिस्तान ने यूनिलैटरली इनिशिएटिव दिए, और उन इनिशिएटिव्स के अंदर सिर्फ अफगानिस्तान का विजिट नहीं है। अगर आपको याद होगा तो चाइना में एक उरमची में मुज़ाकरात हुए थे, वो फॉलोड बाई मरी के मुज़ाकरात थे, और मरी के मुज़ाकरात के बाद दूसरा राउंड मुज़ाकरात का होना था जब अमेरिका, मैंने कहा ना हिपोक्रेसी की फजा है, जब अमेरिकन नहीं चाहते थे मुज़ाकरात प्रोसीड करें, मुल्ला अख्तर मंसूर को मार दिया। उसके बाद से पहले जब मुज़ाकरात हो रहे तो खबर लीक कर दी रॉ ने कि जी वो मुल्ला उमर मर गया जिसकी वजह से मुज़ाकरात। तो ये जो पार्टीज हैं ना, जो जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया, ये आग लगाने वाली पार्टीज जो हैं, ये नहीं उन चीजों को चलने दे रही है। हमें इस पे कंसिस्टेंसी शो करनी, और कंसिस्टेंसी 2 लेवल पे होगी। कंसिस्टेंसी होगी आपके मिलिट्री मीन्स में कि जी अगर कोई चीज होगी तो हमने उसे मिलिटरीली टैकल करना है, चाहे कोई भी असर आए। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकली और गवर्नमेंट लेवल पे, और ख़ास तौर पे चाइना, रशिया और ईरान और बाकी जो लोग हैं ना, उनको इन्वॉल्व करने हमने कोशिश करते रहना है कि अफगानिस्तान को इंडिया की मतलब है 3rd क्लास कोशिशों के बावजूद, इंडिया की दहशतगर्दी प्रमोट करने की कोशिशों के बावजूद, अमेरिकन का जो नेगोशिएशन है उनको ख़त्म करने के बावजूद आप उन पार्टीज को इन्वॉल्व करें जो इकोनॉमिकली इन्वेस्ट कर रही हैं और जिनके बॉर्डर्स मिलते हैं, तब आपके मुज़ाकरात आगे चलेंगे। और ये कोशिश मिलिट्री कम पॉलिटिकल जारी रहनी जो है यकीनी तौर पर पाकिस्तान तो बड़े इनिशिएटिव्स देता है, आमका खां भी है, मुज़ाकरात की दावत भी देता है, चाहे वो भारत हो चाहे वो अफगानिस्तान हो। तो सलमान साहब, लेकिन पाकिस्तान जो इनिशिएटिव्स देता है उसके ऊपर उस तरह से उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिसकी वजह से अमन खित्ते में कायम भी नहीं हो रहा है और ये सिलसिला जारी है। तो अब क्या होना चाहिए कि दोनों ममालिक से हालात भी बेहतर हो और खित्ते में अमन भी कायम हो, क्योंकि इस तरह तो सर्वाइवल नहीं है ना। अगर हम इन्हीं चीजों पर फोकस करते रहेंगे तो फिर आगे कैसे पड़ेंगे? देखो ना, एक तो मैं ये समझता हूँ कि खास तौर पे जो भारत है और अफगानिस्तान के अंदर वो तबके जो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करना चाहिए, उनको जरा आगे बढ़ के लीड करके अपनी अपनी हुकूमतों पे दबाव डालना चाहिए कि जो उनकी जारियाना पॉलिसी है उससे मसला हल नहीं हो रहा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा, कि एक पॉलिटिकल लीड चाहिए हमारी तरफ से गवर्नमेंट से कि वो अफगानिस्तान के साथ 2 टोक किस्म की बातचीत करे, मुज़ाकरात के प्रोसेस को आगे बढ़ाए, 2 तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने में जैसे पार्लिमानी वफूद किए हैं इस तरह के कई वफूद को वहां पे भेजा जाए। अब अगर वो नहीं करना चाहते मुज़ाकरात तो फिर क्या किया जाए? देखिए ना, अगर वो मुज़ाकरात नहीं चाहते तो फिर आपको सफारती महाज के ऊपर दुनिया में भारत को और अफगानिस्तान को एक्सपोज करना होगा और लोगों को बताना होगा कि देखिए हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम मामला को आगे चलाना चाहते हैं, बातचीत के जरिए रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान और अफगानिस्तान मिलकर बातचीत के अमल को सबोताज कर रहे हैं। फिर आप दुनिया को बावर करवाएं और दुनिया की बड़ी ताकतों को कहें कि जनाब आप जरा हिंदुस्तान के बारे में और अफगानिस्तान के बारे में अपनी पॉलिसी बदलें और उन पर दबाव डालें। क्योंकि देखिए ना, अगर आपके दबाव को कबूल नहीं किया जा रहा तो फिर आप फॉरेन पॉलिसी के अंदर सफारती महाज के ऊपर दुनिया के बड़े मुल्कों को कहते हैं कि आप दबाव डालें इनके ऊपर जो मुज़ाकरात के ऊपर रुकावट पैदा कर रहे हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो। तो फिर वो जो रुकावटें पैदा हो गई हैं मुज़ाकरात के अंदर, उनको दूर करने के लिए हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन अब आप हमारा हालत देखिए ना, पिछले 2 सालों में हमने एक वफद भेजा है, अभी पार्लिमानी वफद गया है, हम सफारती महाज पे अपनी वो काम नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। फिर हमारा एक और बड़ा प्रॉब्लम है रमशा, हमारे यहाँ बहुत से पॉलिटिशियन ऐसे हैं
जो यहां पर बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज रुकावट बनी हुई है हिंदुस्तान के साथ बातचीत में, वो अफगानिस्तान के साथ भी रुकावट बन रही है। जब हमारे अपने अंदर से लोग सियासतदान इस किस्म की बातें करेंगे तो इसका फायदा फिर अफगानिस्तान उठाता है और हिंदुस्तान उठाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिविल मिलिट्री में एक पेज पे हमें होना पड़ेगा। ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ काइंडली कह रहे हैं, मेरे पास वक्त बिल्कुल कलील है, कंक्लूड कर लीजिएगा, आप कुछ कहना चाहते थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सलमान ने कह दिया, दो चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक तो जो अमेरिकन अफगानिस्तान के बारे में बयान देते हैं ना, उसको आपको कंटेस्ट करना पड़ेगा। आपको सिर्फ मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट की तरह उसकी, जैसे मार्क ग्रॉसमैन अभी कोई बात कह के गया, तो पाकिस्तान के पॉलिसी साझेदारों और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से बयान आना चाहिए कि आपकी सोच गलत है, हालात इस तरह नहीं है। दूसरे, ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ अनफॉर्चुनेटली सरहद के पार तो दुश्मन है, यहाँ सरहद के अंदर भी बहुत सारे दुश्मन है। तो उन दुश्मनों पे भी नजर रखनी होगी जो यहाँ पे अफगानिया सूबा बनाना चाहते हैं या इस किस्म की काम, तब आप चीजें आगे चल सकेंगे। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ मौजूद थे, सलमान साहब मेरे साथ मौजूद। दुश्मन पार दुश्मन के अलावा, सरहद पार दुश्मन के अलावा जो सरहदों के अंदर दुश्मन है उन पर भी नजर रखनी होगी, और जो बाहर दुश्मन है उन्हें दुनिया भर में एक्सपोज करना होगा। रमशा कमल को दीजिए इजाजत, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।